हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। मैं रेहान अहमद, आपके इंग्लिश का टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक क्लास हो चुकी है जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया था इसके पहले वाली क्लास में। आज दूसरी क्लास है, इसमें हम जो भी सिलेबस है, अब एक एक टॉपिक करके हम आगे बढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये एकदम बेसिक चीज है। पहले क्वेश्चन ये होता है कि सेंटेंस क्या है। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है शब्दों का समूह होता है, वर्ड्स का ग्रुप है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। और शर्त उसके लिए, कंडीशन जो है, उसके लिए जो कंडीशन है ये है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, कंप्लीट सेंस, मीनिंग आनी चाहिए। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसकी मीनिंग आनी चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। एंड एक्सप्रेस ए थॉट, आइडिया और स्टेटमेंट। उस मीनिंग में ये क्या करता है, एक विचार प्रस्तुत करता है, थॉट एक्सप्रेस करता है, एक आइडिया देता है, या कोई ना कोई स्टेटमेंट या कथन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखें हम कि राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। अब देखो, राम एक वर्ड है, गोज भी एक वर्ड है, टू और शू, स्कूल, ये जो है एक एक अलग अलग वर्ड हैं। ठीक है। अब ये एक पूरा ग्रुप में आ गए हैं, और देखिए इसकी मीनिंग निकालिए। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, मीनिंग दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। इसी को अगर आप ऐसे लिखते हैं, टू गोज स्कूल राम। देखिए वर्ड्स वही हैं, जो वर्ड्स इसके पहले यूज किए गए थे उसी में है, ठीक उसी तरह है, लेकिन अब ये इधर उधर कर दिए गए हैं। अब इसकी देखिए मीनिंग निकालिए, कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकेंगे। दिस इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस के लिए कंडीशन या शर्त यह है कि मीनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए सब्जेक्ट। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एंड ए प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है। अब इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं। एक तरीके से ये कहा जाए, ये सेंटेंस के पार्ट हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और एक आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, पहला सवाल है, सब्जेक्ट क्या होता है। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, दूसरा सवाल आएगा कि व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है। अब जो कि स्लाइड में ये लिखा गया है, इसको फिर हम डिटेल में बताएंगे कि सब्जेक्ट हु व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब सेंटेंस जिसके बारे में है उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ऐसे समझो, थोड़ा सा हम इसको डिटेल समझ लेते हैं। सीता कुक्स फूड। सीता जो है भोजन बनाती है। अब देखो, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, मीनिंग दे रहा है, ये सेंटेंस कहलाएगा। अब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, और एक होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, उसमें यह कहा गया था सेंटेंस में एक ऐसा शब्द जिसके बारे में सेंटेंस कहा गया है। इसको ऐसे समझो, सब्जेक्ट उसे कहेंगे सेंटेंस में जो डूअर होता है, सेंटेंस में डूअर या वर्कर। एक डेफिनेशन ये है, एक पहचान ये है, सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है, जो किसी न किसी एक्शन को करता है, उसको हम बोलते हैं डूअर या वर्कर। ठीक है। और
या सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात की जाए या जिसके बारे में बात की जाए उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। अब इसके पहले जो सेंटेंस लिखा गया था कि सीता कुक्स फूड, सीता भोजन बनाती है। अब देखिए, कुक जो है भोजन बनाना, ये एक एक्शन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक्शन वर्ड या फाइनाइट वर्ड। ठीक है, ये एक्शन है, कोई ना कोई कार्य, भोजन बनाना एक काम है, एक वर्क है। तो ये वर्क कौन कर रहा है? इसका डूअर कौन है? तो सीता है। सीता भोजन बनाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस में जो वर्कर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वर्क इसमें नहीं दिखता है, कभी कभी वर्क नहीं आएगा, कोई ना कोई एक ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, कोई ना कोई स्टेट होगा, स्टेट अवस्था होगा। जैसे अगर हम बात करें, एक सेंटेंस लिखें, मोहन इज अ डॉक्टर। मोहन एक डॉक्टर है। अब यहां पर देखो कोई एक्शन नहीं, देर इज नो एक्शन। एक्शन है? नहीं है, एक्शन नहीं है। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो कोई वर्कर ही नहीं, कोई डूअर ही नहीं है, तब कैसे पहचानेंगे? तो सेंटेंस में जिस चीज के बारे में, कोई पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, उसके बारे में अगर कोई ना कोई बात की जाती है या जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसमें आप देखिए कि किसके बारे में बात की जा रही है। मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है। डॉक्टर होना ये एक स्टेट है, इस बता रही स्टेट, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहन क्या हो जाएगा हमारा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरीके से अगर शार्ट में कहें, अगर शार्ट में कहें तो सब्जेक्ट को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कौन? एक तो डूअर, जो एक्शन करने वाला है, या वर्कर जो कार्य करेगा, या सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाएगा, जिसके बारे में बात की जाएगी, जिसके बारे में बात की जाएगी, जिसके बारे में बात होगी उसको भी हम सब्जेक्ट बोलेंगे। दो तरीके से पहचान लेंगे। अगर एक्शन है तो कौन एक्शन करने वाला है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, या अगर एक्शन नहीं है तो किसके बारे में बात की जा रही है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अब आता है कि प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, अब दोनों डेफिनेशन हम सब्जेक्ट की माइंड में रखेंगे, उसी से प्रेडिकेट की डेफिनेशन निकालेंगे। उसके पहले एक चीज और, सेंटेंस में हम कौन से क्वेश्चन कर ले, हु, कौन से आप क्वेश्चन कर लो, आंसर जो आएगा, तीसरा तरीका यह है पहचानने का, आंसर जो आएगा मोस्टली वो सब्जेक्ट होगा। मोस्टली, अधिकतर, ये मान के चलो 90 से 95% हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर हमें डेफिनेशन नहीं पता है तो हम कौन से क्वेश्चन कर लें। ठीक है, कौन से क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रेडिकेट। क्या आता है? प्रेडिकेट। आपने पहले डेफिनेशन क्या की कि जो डूअर है, तो डूअर ने कोई ना कोई वर्क किया होगा, कोई ना कोई कार्य किया होगा। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क या जो एक्शन किया जाता है हम उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ध्यान से सुनिए हमारी बात को, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, दूसरा, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? सब्जेक्ट के बारे में जो स्टेटमेंट कहा जाएगा, जो बात की जाएगी उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन याद है तो दोनों उसी से याद कर लो। क्या सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था? जो वर्कर होता है वही सब्जेक्ट कहलाएगा। तो कोई ना कोई जो सब्जेक्ट वर्क करेगा, तो जो कार्य करेगा सब्जेक्ट, उसी को हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी, जो स्टेटमेंट कहा जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। अब आते हैं, देखते हैं इसको ध्यान से। देखिए यहाँ पर प्रेडिकेट के बारे में भी दिया गया, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। अब सेंटेंस की कुछ कंडीशन है, इट ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, हमेशा यह कैपिटल लेटर
से स्टार्ट होगा और एंड जो होगा फुल स्टॉप पर या क्वेश्चन मार्क पर या एक्सक्लामेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क पर ये खत्म होगा। एक्सक्लामेशन एन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर शी इज रीडिंग ए बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। देखो यहाँ पर मीनिंग आ रही है, मीनिंग निकल रही है ना, हमने पहले इसके बारे में बात की थी। मीनिंग निकले, कंप्लीट सेंस हो तो सेंटेंस कहलाएगा। रनिंग फास्ट, अब देखो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इनकम्प्लीट आइडिया है, ना कोई कंप्लीट सेंस है, ना कंप्लीट मीनिंग है, तो ये सेंटेंस नहीं है। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम प्रेडिकेट जो बात किए थे, प्रेडिकेट का एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। देखो पत्र लिखना, राइट, ये एक्शन को बताता है। किसको बताता है? एक्शन को बताता है। तो एक्शन या वर्क कौन कर रहा है? कौन से क्वेश्चन करो, कौन पत्र लिखता है? मोहन। आंसर आएगा मोहन। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब ये मोहन कौन सा कार्य कर रहा है? पत्र लिखने का, राइट ए लेटर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। एक तरीके से ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर हम सब्जेक्ट पहचान गए, अगर हम सब्जेक्ट पहचान गए, जैसे हमने लिखा था मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। हमने सब्जेक्ट पहचान लिया कि सब्जेक्ट कौन सा है, यह है मोहन। सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी पार्ट बचेगा, क्या बचता है? राइट्स ए लेटर, ये क्या कहलाएगा? आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। कौन से क्वेश्चन कर लो, सब्जेक्ट मिल जाएगा, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ये तो हो गया एक्शन वाला। अब एक स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है। अब किसके बारे में बात की जा रही है? इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि मोहन के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया आपका। क्या बात की जा रही है? बात यह की जा रही है कि है एक डॉक्टर। तो जो बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, सब्जेक्ट कहलाएगा। जो बात की जाएगी वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। या हम सब्जेक्ट जब पहचान लेंगे, जो भी पार्ट्स बचेगा, क्या पार्ट्स बच रहा है सेंटेंस का? इज ए डॉक्टर, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने सेंटेंस में एक चीज पढ़ी थी कि सेंटेंस में यह कहा गया था कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? वर्ड, शब्दों का जो है सेंटेंस समूह है। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है। जैसे सेंटेंस की छोटी इकाई हो जाएगी वर्ड, अब वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो वर्ड है लेटर्स का ग्रुप है, अक्षरों का समूह है। अरेंज अरेंज्ड इन ए मीनिंगफुल, मतलब इस तरीके से अरेंज किया गया हो कि उसकी भी मीनिंग निकले। जैसे सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज किया गया था कि मीनिंग निकल रही थी, कंप्लीट सेंस दे रहा था, वैसे वर्ड भी लेटर्स का, वर्ड क्या है? लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन इस तरीके से अरेंज हो कि इसकी भी मीनिंग निकले। ठीक है, इसमें कहा गया ऑर्डर टू एक्सप्रेस सम मीनिंग, वर्ड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंस, शब्द जो है सेंटेंस की बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एग्जांपल में पेन देखो, PEN इसमें लिखा गया है। तो फॉर्म्ड विद लेटर्स, 3 लेटर से ये मिलकर के बना है, 3 लेटर्स, एक है P, एक है E, एक N। तो पेन बन गया। इस तरीके से अरेंज कर दिया गया कि इसकी एक मीनिंग निकल रही है। पेन मतलब क्या होगा? कलम। लेकिन अगर इसको ऐसे हम अरेंज करते EPN, ये भी तो लेटर का समूह है, लेकिन इसकी कोई ना कोई मीनिंग है ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इसको वर्ड्स नहीं बोलेंगे। जैसे स्कूल में देखो SCHOOL, तो इतने सारे लेटर हैं, इस तरीके से अरेंज कर दिए गए कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया है। तो मीनिंग जिसकी आएगी उसको हम बोलेंगे वर्ड।
ठीक है। अब वर्ड्स में हमने पढ़ा ये ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब माइंड में ये आता होगा कि लेटर्स क्या, लेटर क्या होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। कहा गया ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट किसको कहते हैं? अल्फाबेट ए टू जेड, आर टू जी, ऐसे पढ़े। ए टू जेड मिला करके, जेड को हम जी पढ़ते हैं, ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन जेड का जी। तो ए टू जी मिला करके जो भी हैं उनको हम बोलेंगे अल्फाबेट। पूरे को 26 हैं तो हम कहेंगे 26 अल्फाबेट। लेकिन उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट अगर अलग अलग पढ़ें, ए अलग कर दें, फिर जैसे हम बी अलग कर दें, सी अलग कर दें, डी अलग कर दें, तो ये कहलाएंगे लेटर। तो हम ये कह सकते हैं लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अल्फाबेट, और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो वर्ड होते हैं या लेटर होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है। आपने देखा होगा कि सेंटेंस हमने लिखा था, सेंटेंस किसका ग्रुप था? वर्ड का। वर्ड किसके ग्रुप है? लेटर के। लेकिन अब लेटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको नहीं तोड़ सकते, ये सबसे छोटे हैं। क्या हम ए को तोड़ सकते हैं? नहीं। बी को तोड़ सकते हैं? नहीं। सी को तोड़ सकते हैं? नहीं। डी नहीं तोड़ सकते। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर से आपका बनेगा वर्ड, बनेगा वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। आया समझ में? इसी तरीके से सेंटेंस जब बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, पैसेज बन जाएगा, बहुत सारे पैसेज मिलेंगे, चैप्टर बन जाएगा, चैप्टर मिलेंगे, एक पूरी बुक तैयार हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। शार्ट में लिखा गया है लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, हमने वही ऊपर लिखा है। जैसे ईंट होती है घरों में, कि ईंट से मिलकर के एक क्या बनती है? दीवार बनती है ना? और उसी तरीके से लेटर से मिलकर के क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब दीवार मिलेगी तो एक रूम बन जाएगा, तो वर्ड मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस मिलेंगे, पैसेज बन जाता है। ऐसे जब सारी दीवारें मिलेंगी, उस पर छत की ढलाई कर दी जाती है, तो क्या बन जाता है? रूम बन जाता है। वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर है दैट कैरी मीनिंग। तो हमने बेसिक से एकदम शुरुआत की है और एक एक टर्म को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है ये भी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आखिर में ये भी जो स्मॉलेस्ट में समझाने के लिए लिखा गया, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस लाइक ए हाउस। एक घर की तरह होता है सेंटेंस, ठीक है। इसमें देखो, डॉग इज ए वर्ड मेड अप ऑफ 3 लेटर्स DOG एंड इट कैन बी यूज्ड इन सेंटेंस द डॉग इज बार्किंग। कुत्ता भौंक रहा है, मीनिंग निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो सेंटेंस हमने पढ़ लिया, सेंटेंस के पार्ट पढ़ लिए। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट मीनिंग देगा। सेंटेंस के पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में वर्कर होता है, कोई ना कोई कार्य करने वाला होता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, या हम कौन से क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब जो वर्क सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, या सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाएगी उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। इसका भी तीसरा तरीका पहचानने का यह है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस का जो भी पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। फिर हमने सेंटेंस के जो यूनिट है वर्ड्स पढ़े। वर्ड्स क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो मीनिंग देता है। फिर लेटर आता है, लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, क्विक रिवीजन हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि सिलेबस में पहली यूनिट कही गई थी कि पहली यूनिट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू स्पीक द सेंटेंसेस, ऐसे शब्द जो सेंटेंस को बोलने में यूज किए जाते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं, या उनको हम मिला करके पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलें। जैसे अगर मैं ये कहूं सोहन मेक्स अ टेबल, सोहन एक टेबल बनाता है। अब देखो सोहन क्या है? सेंटेंस के हिसाब से ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन नाउन भी है, ठीक है।
मेक क्या है, एक्शन वर्ड है, वर्ब कहलाएंगी। आ क्या है, आर्टिकल कहलाएगा। टेबल का है, ये भी नाउन है, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखो जो भी वर्ड्स हमने यूज किए वो नाउन हो गए, वर्ब हो गए, आर्टिकल हो गए, नाउन हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो ठीक है, तो ये किसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस और टू स्पीक एनी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ऐसे शब्द हैं जिनका यूज हम भाषा बोलने में, सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। उसका सबसे पहला पार्ट है नाउन। ठीक है, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। ठीक है, नाउन किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी स्थान का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, उसको हम नाउन कहते हैं। ये किताबों में आमतौर से हम पढ़ते आते हैं। या इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा शब्द है जो नाम, तो किसी चीज का नाम है अगर, तो कहलाएगा नाउन कहलाएगा। या आसान भाषा में समझें, आसान शब्दों में समझें, ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स कॉल्ड नाउन। संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम नाउन बोलेंगे। हमारे आसपास के चारों तरफ जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, जैसे कोई रूम में बैठे हुए हैं, किसी न किसी टेबल पे आसपास बैठे होंगे, किसी न किसी चेयर पे बैठे होंगे, हमारे सर के ऊपर कोई ना कोई पंखा होगा, हमारे आसपास पेन होगी, है ना, लिखने के लिए, जिस पर लिखेंगे, कोई ना कोई नोटबुक होगी। तो जो भी चीजें हम देख रहे हैं या फील कर सकते हैं, उसको हम नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल में राम देखो, पर्सन का नाम है दिल्ली, किसी भी प्लेस का नाम है बुक, किसी भी थिंग का नाम है ये। ऑनेस्टी क्या, ईमानदारी, इसको हम ना देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। हमने इसीलिए कहा था जिसको फील भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के टाइप्स 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई विशेष हो, स्पेशल हो या यूनिक हो, पार्टिकुलर हो, किसी भी पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन हो, कोई स्पेशल पर्सन हो, यूनिक हो, प्लेस हो या थिंग हो, जो इस दुनिया में अकेली हो, उसका कोई मैच ना हो, मैचलेस हो, अकेली हो, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे मोहन, अब आप लोग सोच रहे होंगे मोहन नाम के बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे या पर्सन मिल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि एक मोहन में जो क्वालिटी होगी, क्या दुनिया में जितने भी मोहन हैं सारे मोहन में वो क्वालिटी पाई जाएगी? नहीं, कोई ना कोई डिफरेंस जरूर पाया जाएगा। तो इसलिए सारे मोहन अपने अपने में विशेष हैं, पार्टिकुलर हैं, प्रॉपर हैं। इंडिया जैसा देश इस दुनिया में कोई नहीं, और सच में हमारा इंडिया बहुत ही महान कंट्री है। ताजमहल, ताजमहल जैसी बिल्डिंग आपको मिलेगी, लेकिन वो क्वालिटी जो ताजमहल में नहीं मिलेगी आपको, इसलिए ताजमहल भी यूनिक है। इस तरीके से हमारा सन, ऐसा कोई दूसरा सूर्य नहीं है, या स्टार्स, हर स्टार्स के अलग अलग नेम है, देखने में हमें सेम लगते होंगे, हमें ये कंफ्यूजन होता है स्टार्स को हम कैसे प्रॉपर नाउन बोल देंगे, लेकिन नहीं, हर स्टार्स का अलग अलग अपना नाम है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, इसलिए स्टार्स को भी हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर नाउन बोल। हर पर्सन अपने में एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ए जनरल पर्सन। अब कोई सामान्य हो जाए, कोई कॉमन हो जाए, सामान्य पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे बॉय कहें तो इसका मतलब हम सारे लड़के की बात कर रहे हैं, कॉमन चीज हो गई। सिटी कहें, कोई एक विशेष पार्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे शहरों की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन हो गया। रिवर, किसी भी एक विशेष नदी का नाम नहीं हम ले रहे हैं, सारी रिवर की बात हो रही है यहाँ पर, केवल कहें रिवर, नदी, सामान्य बात है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन, जो जनरल हो जाए, कॉमन हो जाए। और तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन। इसमें कहा गया है, नेम से देखो, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, क्या है, कलेक्शन, झुंड की बात होगी। नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। कोई पीपल या पर्सन ग्रुप में आ जाए, एनिमल ग्रुप में आ जाए या थिंग्स ग्रुप में आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। कलेक्शन में आ जाए, जैसे टीम, टीम क्या है, प्लेयर्स का एक ग्रुप है, तो इसलिए पूरी टीम को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। आर्मी,
आर्मी क्या है? सोल्जर्स का। तो आर्मी क्या है? सोल्जर्स का ग्रुप है। फ्लाक ये पशुओं का ग्रुप है। जो पशु पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, उनके झुंड को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप को फ्लाक बोलेंगे। तो ये कलेक्शन बता रहा है, कलेक्टिव नाउन, इसलिए ये कहलाएगा। तो चौथा मतलब जो फोर्थ पार्ट है, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे समझो, ऐसे नाउन जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सी कर सकते हैं, केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे को बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर दिया नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग। एक फीलिंग का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी की ईमानदारी को हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर ईमानदारी है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति को हम देख सकते हैं। तो ईमानदार व्यक्ति ये हो जाएगा अपने में, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। लेकिन ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, इसको हम केवल फील कर सकते हैं। ब्रेवरी, हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं। बहादुरी को ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ऐसे को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग से रिलेटेड है। और आखिरी है मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। जिस भी चीज से कोई अगर चीज बनी होती है, उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, ज्वेलरी गोल्ड से बनी हो तो गोल्ड क्या? मटेरियल नाउन। वाटर भी इस तरीके से, कॉटन भी है, कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, ये भी एक प्रकार का मटेरियल है, सब्सटेंस है। इसी तरीके से सिल्वर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। तो ये नाउन के 5 टाइप्स हो गए। इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, नाउन को और भी अलग प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक हो जाता है, नाउन को और भी अलग प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहला हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन, ये फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए, इसके नेम में काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल मतलब लायक। ऐसे नाउन जो गिनने लायक हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे अगर हम कहें पेन की बात करें, कितनी पेन है, गिन सकते हैं। पर्सन की बात करें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन कहलाएगा। और इसी का दूसरा पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब इसका इसका अपोजिट हो गया। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है, ऐसे को हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। इसको माप सकते हैं, हाँ, इसकी यूनिट जो है लीटर में माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको गिन नहीं सकते। इसके अलावा हम देख लेते हैं गोल्ड। गोल्ड को गिन नहीं सकते, लेकिन इसको केजी में मापते हैं, तौलते हैं, तो ये कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसको भी हम गिन नहीं सकते, तो हम क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। तो ये भी नाउन के अलग पार्ट हो गए। इसके अलावा नाउन के बारे में और भी चीजें पढ़नी है, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे हैं उनकी जो साउंड क्या है, वॉइस क्या है, जब हम लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। फिलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के उतने ही पार्ट को पढ़ेंगे या उतनी ही चीजों को पढ़ेंगे जो चीजें हमारे आगे काम आने वाली टेंस में, समझने के लिए पढ़ेंगे। जब टेंस कंप्लीट हो जाएगा, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जब लास्ट में पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी उतना ही पढ़ेंगे, वरना अगर अभी से डिटेल पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जो हमें समझ में हो सकता हो ना आए। कुछ लोगों को समझ में आ जाएंगे, हो सकता है कुछ लोगों को ना आए, इसलिए सबको ध्यान में रखा जाएगा। बाद में इसको और पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है इसका प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। ग्रामर कहता है किसी भी वर्ड को बार बार, खासतौर से नाउन को, रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे नाउन के जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, उनके स्थान पर कोई ना कोई और वर्ड यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा। किस लिए? ताकि हम रिपीटिशन से बच सकें। जैसे इसमें दिया है राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। फिर यहाँ पर कहा गया ही स्टडीज वेल, वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करता है। तो कौन अच्छे ढंग से पढ़ाई करता है? यही किसके लिए यूज हुआ है? तो राम के लिए यूज हुआ है। तो राम दोबारा ना आए,
रिपीट ना हो उसके लिए राम के स्थान पर हमने क्या यूज कर दिया, ही, तो ही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे आई है, वी है, ही है, शी है, इट है, दे है, सब क्या प्रोनाउन है। प्रोनाउन के भी पार्ट्स हैं लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही कि प्रोनाउन क्या है इतना ही जानते रहें, ताकि बाद में अगर हम टेंस पढ़ें, एक्टिव पैसिव पढ़ें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ें, प्रोनाउन के जब नाम लिए जाए तो आपके जहन में यह बात आ जाए कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। बार बार यूज ना हो, रिपीट ना हो, इससे बचने के लिए हम नाउन के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ऐसे समझो कोई ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। मतलब जो नाउन आया या प्रोनाउन आया उसके बारे में थोड़ा और जानकारी देगा, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे इसमें कहा गया शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। अब देखो यहाँ पर अगर ब्यूटीफुल थोड़ी देर के लिए ना यूज करते, ये हम कहते शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। लेकिन अगर हम ये कहें शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, तो गर्ल क्या है, नाउन है, इसके बारे में एडिशनल जानकारी कौन दे रहा है, ब्यूटीफुल दे रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं कहूं ही इज ए बॉय, वो एक लड़का, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का, यहां पर केवल हमने बॉय की बात की। अगर हम यही कह दें ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब देखो बॉय के बारे में और एडिशनल जानकारी कौन दे रहा है, गुड दे रहा है, तो बॉय नाउन है, उसके बारे में एडिशनल जानकारी ये गुड आकर के दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव दोनों क्वालिटी को बता सकता है, अच्छी क्वालिटी को भी, गुड क्वालिटी को भी बता सकता है, और बैड क्वालिटी को भी बता सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो एडजेक्टिव दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक इसमें पहला है एट्रीब्यूटिव यूज, व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन और डायरेक्टली डिस्क्राइब इट। ऐसे समझो जब कोई एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आ जाए, किसके पहले आ जाए, नाउन के पहले आ जाए। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ नाउन फ्रेज। फिलहाल नाउन फ्रेज बाद में पढ़ेंगे। ऐसे समझे एट्रीव, एट्रीव में देखो ATTR जो आता है, अट्रैक्शन में भी ऐसे आता है, अट्रैक्शन में भी देखो ATTR, ये ट्रिक है याद करने की। तो अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। जब कोई चीज आकर्षित होगी तो पास पास होगी, तो इसी तरीके से समझ जाओ, अगर एडजेक्टिव और नाउन एक दूसरे के साथ साथ आ गए, पास पास आ गए, तो ऐसे यूज को हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो दोनों साथ साथ आ गए, पास पास आ गए, तो ऐसे यूज को, या नाउन के पहले आ गया, जो एडजेक्टिव नाउन के पहले आ जाएगा, ऐसे यूज को हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ऐसे इसमें देखो ही बाट ए न्यू कार, कार देखो नाउन है, उसके पहले नई कार, एडिशनल जानकारी न्यू दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज। ऐसे बिल्डिंग नाउन है, उसके पहले टाल उसकी क्वालिटी को बताता है, तो दोनों सड़ करके आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएंगे। आया समझ में, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद है प्रेडिकेटिव यूज। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अट्रैक्ट करता है, पास पास आते हैं। अब नाउन जो है और एडजेक्टिव ये दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच में कोई ना कोई स्पेस आ जाएगा, कोई और वर्ड से आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे, ऐसे को हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज। अब देखो यहाँ पर दिया व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, कोई वर्ब भी कह सकते हैं, इसके अलावा फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं, एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। ये डिफिनेशन हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, तो हमने ट्रिक बता दिया, नाउन और एडजेक्टिव दूर दूर हो जाए। जैसे यहाँ पर द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है, तो गर्ल देखो थोड़ा इधर हो गई, ब्यूटीफुल इधर आ गया, दोनों सड़ करके नहीं है, उसके बीच में एक लिंकिंग वर्ब आ गई। देखो यहाँ पर यही कहा गया था व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये हमने एक चीज और जोड़ दिया, वर्ब या फाइनाइट वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आ रही है, या नाउन से दूर दूर हो गई है। देखो द कार लुक्स न्यू, न्यू और कार इसके पहले आया था, तो ये दूर दूर हो गए, बीच में फाइनाइट वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब के बाद भी आ सकते हैं हम।
द बिल्डिंग इज टॉल, बिल्डिंग और टॉल देखो दूर दूर हो गए या बीच में लिंकिंग वर्ब आ गई, इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज। तो ऐसे समझ लो शॉर्ट में एट्रीब्यूटिव यूज अट्रैक्ट, मतलब ऐसे याद करो ट्रिक में, ए डबल टी आर एट्रीब्यूटिव में आता है, अट्रैक्ट में भी आता है। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, पास पास, जब कोई चीज आकर्षित होगी तो पास पास आएगी। तो नाउन और एडजेक्टिव अगर पास पास आ जाए, साथ में आ जाए, या नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। अगर नाउन और एडजेक्टिव दूर दूर हो जाए, या उनके बीच में लिंकिंग वर्ब आ जाए, या फाइनाइट वर्ब आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है दोस्तों, अब आखिर में देखते हैं आज की क्लास का लास्ट पार्ट, देखते हैं वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजेशन। देखो वर्ब जो है कोई ना कोई एक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? कोई ना कोई एक्शन को बताएगा या स्टेट को बताएगा। शुरू में हमने इसको पढ़ा था सेंटेंस की पार्ट, सब्जेक्ट वाले, या पोजेशन या अधिकार को दिखाएगा। ठीक है, तो अब एक्शन क्या है? एक्शन में देखो वर्ब के दो प्रकार हो गए। अभी इसकी डिफिनेशन को हम लास्ट में अभी इसको डिफाइन कर देंगे। पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। दो प्रकार की वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, जिसको एक्शन वर्ब बोलते हैं, जो यहाँ पर एक्शन आया, या फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ये क्या करता है? एक्शन को शो करता है, मतलब एक्शन को, कोई ना कोई कार्य को बताएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना। राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। देखो ये सब क्या है? इंग्लिश की लैंग्वेज में ये सब एक्शन है। पीना, लिखना, सोना, पढ़ना, हंसना, रोना, जिसके अंत में ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलेंगे, एक चीज को छोड़ करके, नाना, इसको मत कह देना, ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ड्रिंक, पीना, तो ये एक्शन को बताता है। इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब, या इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जो इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करे, हेल्प करे मेन वर्ब की, मतलब फाइनाइट वर्ब की। अब यहाँ पर देखो, जैसे शी राइट्स ए लेटर, तो एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पर राइट क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प करती है कंप्लीट सेंटेंस बनाने में। जैसे इज एम आर वाज देयर, शी इज राइटिंग ए लेटर, देखो यहाँ पर इज आ गया। अगर हम कहते शी राइटिंग ए लेटर, क्या कंप्लीट सेंटेंस हो जाता? नहीं होता। तो इस क्या कर रही है? इसकी हेल्प कर रही है। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा था शी इज ए राइटर, वो एक लेखक है। अब देखो ये स्टेट को बता रही है, शी इज ए राइटर, वो एक लेखक है ना, इसकी पोजीशन है, कोई ना कोई स्थिति है, तो ये स्टेट को भी बता सकती है, या मेन वर्ब की हेल्प कर सकती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो दो प्रकार ऐसे हो गए। वर्ब के बहुत सारे प्रकार हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली दो प्रकार हम पढ़ते हैं। तो एक ऐसा वर्ब जो एक्शन को बताए, या जो हेल्प करे, या स्टेट को बताए, उसको हम बोलेंगे वर्ब। अब आखिर में इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब आएगी, या हेल्पिंग वर्ब आएगी, या दोनों आ सकती है। जैसे अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे, शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। ठीक है, राम इज अ टीचर, राम एक टीचर, अध्यापक। अगर इसमें प्ले, प्ले वर्ड को हटा दिया जाए, तो शी क्रिकेट, क्या कोई सेंटेंस कंप्लीट हुआ? नहीं। ऐसे राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक, अगर इसको हटा राम अ टीचर, तो कोई मीनिंग नहीं आएगी, सेंटेंस के तौर पे ये नहीं कहलाएगा। तो बिना वर्ब के हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कह सकते, ना कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जैसे शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी वर्ब आ गई और मेन वर्ब आ गई, तो दोनों भी आ सकती है, अकेले अकेले भी आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम इसमें से किसी को भी गायब कर दें, इसको गायब कर दें तब भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं, इसको भी गायब कर दें तब भी कंप्लीट नहीं है। शी इज क्रिकेट, कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। एक तरीके से मीनिंग निकल सकती है अगर इसको हम दूसरे शब्दों में बोले। क्रिकेट का मतलब केवल क्रिकेट नहीं होता, इसका मतलब होता है झिंगुर भी, ठीक है। तो ये दूसरा तंज हो जाएगा। तो खैर हम ये कह रहे थे कि बिना वर्ब के, वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ये डेफिनेशन लिखा गया है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजेशन। एक वर्ब ऐसा शब्द है जो एक्शन को बताता है, या कोई ना कोई स्टेट को बताता है, या पोजेशन अधिकार को बताता है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम जब वर्ब के टाइप से पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आगे जितना भी पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, टेंस पढ़ने वाले हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको एक्शन और स्टेट मिलेगा, ठीक है। एक्शन और स्टेट मिलेगा आपको। तो फिलहाल यही दो चीज जानेंगे। जैसे ईट हो गया खाना, रन दौड़ना, प्ले खेलना, इस देखो स्टेट है। यहाँ पर देखो हैव आ गया पोजेशन, चलो देख ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मैं कहूँ राम हैज ए कार, राम के पास एक कार है। देखो कार पर राम का अधिकार है कि नहीं, तो ये है क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं कोई। शी हैज ए पेन, या दे हैव मनी। अब देखिए उसके पास एक पेन, तो पेन पर उसका अधिकार है, तो हैज क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। राइट जिसको बोलते हैं आप अपनी भाषा में, राइट, राइट मतलब अधिकार भी होता है, राइट मतलब सही भी होता है। दे हैव मनी, उनके पास धन है। तो अब ये है क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। तो ये तीनों प्रकार आपके हो गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे हम मतलब और बढ़ेंगे, क्लास को और लंबी करेंगे। फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें, और बेसिक चीजें हैं अच्छे से पढ़ें, समझ में आए, रिवाइज कर लें। और जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, क्लास और भी लंबी हो जाएगी धीरे धीरे, ताकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए टाइम से पहले। और जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे अगले दिन, ये ट्रिक होती है कि जो भी पढ़ें, लर्न करें, उसको रिवाइज भी करें। अगर रिवाइज नहीं करेंगे भूल जाएंगे, तो अगले दिन क्लास के पहले ये चीजें रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।